हम लोग सीटेट के लिए सोशल साइंस के वैसे सवालों को करने वाले हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं। 2011 से लेकर 2024 तक के सवाल पूछे जा चुके हैं, उनको हम लोग कुछ कुछ देखते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? ऑप्शन है केंद्र सरकार और राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यपाल। कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर समवर्ती सूची में काम करता है। क्योंकि केंद्र का सूची अलग है, उसको संघ सूची बोलते हैं। राज्य की सूची अलग है, उसको राज्य सूची बोलते हैं। और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों मिलकर काम करता है। अगला सवाल है, चरक ने मनुष्य के शरीर में उपस्थित कितनी हड्डियों का जिक्र किया है? 160, 260, 360, 460। चरक ने मनुष्य के शरीर में उपस्थित 360 हड्डियों का जिक्र किया है। 360 हड्डियों का जिक्र किया है। 360। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एक करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी। तो हम लोगों को सबको पता है कि जो लौह पुरुष थे इंडिया के, भारत के, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने सभी रियासतों को एक करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, आधुनिक शरीर रचना विज्ञान हड्डियों की कितनी संख्या को बताता है? 106, 206, 306, 406। आधुनिक शरीर रचना विज्ञान हड्डियों की 206 संख्या को बतलाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी पट्टाभी सीतारामैया, टी कृष्णमाचारी, सी राजगोपालाचारी। भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल था सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, चरक ने किन अतिरिक्त हड्डियों को जोड़कर अपनी संख्या बताई थी? दांत की हड्डियां, हड्डियों के जोड़, कार्टिलेज, उपरोक्त सभी। तो चरक ने सभी हड्डियों को जोड़ा था। दांत की हड्डियां, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज, सभी हड्डियों को जोड़कर 360 हड्डियों का जिक्र किया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, इनाम गांव में पुरातत्वविदों को निम्न में से किसके बीज नहीं मिले हैं? गेहूं, जौ, चावल, मक्का। तो इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, मक्का के बीज नहीं मिले हैं। मक्का, बाकी गेहूं, जौ और चावल के बीज मिले हैं मक्का के नहीं मिले हैं। अगला सवाल है, राज्यसभा में सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करने का काम करता है राष्ट्रपति। इवन लोकसभा में भी वही करता है। अगला सवाल है, इनाम गांव में पुरातत्वविदों को निम्न में से किस जानवर की हड्डी नहीं मिली? घड़ियाल, खरहा, गिलहरी, केकड़ा। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को नहीं मिली है गिलहरी की हड्डी, बाकी घड़ियाल, खरहा और केकड़ा की हड्डी मिली है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। भारत का पहला नागरिक कहा जाता है राष्ट्रपति को। ये सबको पता होना ही चाहिए, ये पूछा हुआ सवाल है। कोई भी सवाल अपने से नहीं दिए हैं, सारा सवाल पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है, इनाम गांव में पुरातत्वविदों को निम्न में से कौन सी रसभरी प्राप्त हुई है? बेर, खजूर, आंवला, उपरोक्त सभी। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को सभी रसबेरियाँ प्राप्त हुई है, बेर की भी, खजूर की भी, आंवला की भी, सभी। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? मंत्रियों की परिषद, मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करेगा? सांसद लोग मिलकर करेंगे। सांसद लोग मिलकर करेंगे। अगला सवाल है, अश्वमेध यज्ञ के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों के द्वारा संपन्न होता था। राजा बाघ की खाल पर बैठता था। यज्ञ में शूद्रों के प्रवेश की मनाही थी। उपरोक्त सभी। तो अश्वमेध यज्ञ के बारे में सारे कथन सत्य हैं कि यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहित द्वारा संपन्न होता था। राजा बाघ की खाल पर बैठता था। यज्ञ में शूद्रों के प्रवेश की मनाही थी।
अगला सवाल है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति। तो राज्यपाल की नियुक्ति का काम, ये 18 सवाल है, 2018 सवाल है। राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। आधे सवाल इसमें 2018 से में पूछे गए हैं। अगला सवाल है, पुरातत्वविदों ने किस जनपद के बस्ती की खुदाई की है? किस जनपद का? दिल्ली में पुराना किला, मेरठ में हस्तिनापुर, एटा के पास अतरंजी खेड़ा। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। सभी जगह खुदाई की है, दिल्ली में पुराना किला, मेरठ में हस्तिनापुर, एटा के पास अतरंजी खेड़ा, सभी की खुदाई की है। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगला सवाल है, जनपद के काल में लोग किस फसल को उगाते थे? चावल तथा गेहूँ, धान तथा जौ, दाल तथा सरसों, उपरोक्त सभी। तो जनपद काल में लोग सभी फसलों को उगाते थे। कौन कौन? चावल, गेहूँ, धान, जौ, दाल, सरसों, सभी को उगाते थे। अगला सवाल है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की आज़ादी का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो भारत के संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार है, मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया है, बाकी सब मौलिक अधिकार है। अगला सवाल है, जनपद काल के बर्तनों के बारे में कौन सा कथन सत्य थे? कुछ धूसर तथा कुछ लाल रंग के थे, इन्हें चित्रित धूसरपात कहा जाता था, ये सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकारों के रूप में है, उपरोक्त सभी। जनपद काल के बर्तनों के बारे में सारे कथन सत्य हैं। क्या क्या है? कुछ धूसर तथा कुछ लाल रंग के थे, इन्हें चित्रित धूसरपात कहा जाता है, ये सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकारों के रूप में है, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। ये सब सवाल आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरे पास मिलेगा। अगला सवाल है, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण ऐसो समानता के अधिकार का, मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। अगला सवाल है, महाजनपदों को उदय लगभग कितने साल पहले हुआ? 1500 साल पहले, 2500 साल पहले, 3500 साल पहले, 4500 साल पहले। महाजनपदों को उदय लगभग हुआ था 2500 साल पहले। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। अगला सवाल है, जनपद काल में सिपाहियों को नियमित वेतन किस रूप में दिया जाता था? अनाज के रूप में, सोने के रूप में, आहत सिक्कों के रूप में, चांदी के सिक्कों के रूप में। तो जनपद काल में सिपाहियों को नियमित वेतन आहत सिक्कों के रूप में दिया जाता था। अगला सवाल है, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? जल संधि, स्थल संधि, द्वीप या खाड़ी। तो स्थल का संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे जोड़ता है उसे कहते हैं स्थल संधि। अगला सवाल है, महाजनपद काल में निम्न में कौन सा कर नहीं लिया जाता था? फसलों पर कर, कारीगरों पर कर, पुरोहितों पर कर, आखेटकों पर कर। महाजनपद काल में पुरोहितों से कर नहीं लिया जाता था। अगला सवाल है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, उसे क्या कहते हैं? तटबंध, बाढ़ का मैदान, विसर्प, चाप झील। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो और मुड़ जाती है और बड़ा मोड़ बनाती है तो इसे विसर्प कहते हैं। अगला सवाल है, प्राकृतिक वनस्पति को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? 2, 3, 4, 5। तो प्राकृतिक वनस्पति को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। अगला सवाल है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन क्या कहलाता है? सेरिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर। तो विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन पिसिकल्चर कहलाएगा। अगला सवाल है, निम्न में कौन प्राकृतिक वनस्पति श्रेणी है? वन, घास, सस्तर, कांटेदार झाड़ी, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा तीनों। तीनों है तो हमारा क्या है? प्राकृतिक वनस्पति श्रेणी है, घास भी, वन, घास, सस्तर, कांटेदार झाड़ियाँ। ये था अंतिम सवाल। नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।